चलिए शुरू करते हैं। इसमें बोला जा रहा है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये खड़गवासला में स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला जो है ये एनडीए का मुख्यालय भी है। खड़गवासला जो है ये एनडीए का मुख्यालय भी है। और केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो कि खड़गवासला में स्थित है, यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह जो है कावेरी नदी के किनारे स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर है, खड़गवासला में स्थित है। और खड़गवासला जो है ये एनडीए का मुख्यालय भी है। एनडीए का मुख्यालय, एनडीए क्या, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का मुख्यालय भी है खड़गवासला। और खड़गवासला किस नदी के किनारे स्थित है, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बोला जा रहा है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। ये हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे को इनका मित्र था मान सिंह। मान सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के इनको धोखा दिया और अंग्रेज़ों के द्वारा मरवा दिया। कौन, मान सिंह ने। इसका मित्र था मान सिंह ने। और किसको मरवा दिया, तात्या टोपे को। और कुंवर सिंह की बात कर लें तो कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में जगदीशपुर आरा, जो कि बिहार में है, बिहार के जगदीशपुर आरा से नेतृत्व किए थे। और नाना साहब कहाँ से नेतृत्व किए थे, नाना साहब जो है ये कानपुर से नेतृत्व किए थे। और कानपुर से सैन्य नेतृत्व किसने किए थे, तात्या टोपे ने किए थे। और खान बहादुर खान जो है यह बरेली से नेतृत्व किए थे। और झांसी से कौन किए थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई किए थे। और तात्या टोपे जो है इसका मूल नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग है। और दिल्ली से कौन किए थे नेतृत्व, दिल्ली से किए थे बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय, दोनों एक ही है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। दिल्ली से नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किसने किए थे, बख्त खान ने किए थे। दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किए थे बख्त खान ने। लखनऊ से कौन किए थे नेतृत्व, लखनऊ से नेतृत्व किए थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व किए थे। और फैजाबाद से कौन किए थे, फैजाबाद से किए थे मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला जो है ये फैजाबाद से नेतृत्व किए थे। उसके बाद है 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 ईस्वी में अध्यक्षता किए गए थे, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए गए थे। और ये गोपाल कृष्ण गोखले है, ये 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन 1928 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, मोतीलाल नेहरू। 1928 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू। और बाल गंगाधर तिलक जो है यह कभी भी किसी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे, कभी भी किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे, कौन, बाल गंगाधर तिलक। मोतीलाल नेहरू कब किए थे, 1928 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। और 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, ये ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना आर्टिकल कितना, आर्टिकल 40 में है। ग्राम पंचायत की स्थापना आर्टिकल 40 में है। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये कौन से भाग में आता है, भाग 4 के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 36 से 51 है, आर्टिकल 36 से 51 है। और 39 का सी में क्या है, धन का समान वितरण। 42 में क्या है, प्रस्तुति सहायता। 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन। 49 में क्या है, स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण है। 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण या फिर अलग करना। पृथककरण या अलग करना की चीज़ हुआ।
पृथक्करण या अलग करना। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युग से संबंधित है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। और इसका अवधि क्या है? समय काल क्या है? 2350 बीसी से 1750 बीसी है। 2350 बीसी से 1750 बीसी। कैसे पता किया गया था? कार्बन 14 विधि के द्वारा पता किया गया था। और हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा। और सजीव वस्तुओं की जांच किसे किया जाता है? कार्बन 14 विधि के द्वारा। सजीव वस्तुओं की जांच किया जाता है कार्बन 14 विधि के द्वारा। और निर्जीव वस्तुओं की जांच किसे किया जाता है? यूरेनियम 237 के द्वारा। निर्जीव वस्तुओं की जांच किया जाता है यूरेनियम 237 के द्वारा। इसी को हम लोग कहते हैं यूरेनियम डेटिंग प्रयोग या फिर यूरेनियम डेटिंग विधि कहा जाता है। और सजीव वस्तुओं की जांच किसे किया जाता है? कार्बन 14 के द्वारा। और निर्जीव वस्तुओं की जांच किया जाता है यूरेनियम 237 के द्वारा। आगे है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? ये हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा किन के बीच स्थित है? रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है रेड क्लिफ रेखा। और अगर यदि हम लोग डूरंड रेखा की बात करते हैं, डूरंड रेखा जो है ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच पहले हुआ करता था। लेकिन अभी वर्तमान में जैसे पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, तो अभी वर्तमान में किससे किन के बीच ये सीमा बनता है? तो ये बनता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच बन रहा है। उसका हिंडनबर्ग रेखा किन के बीच स्थित है? हिंडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। मैगीनोट रेखा किन के बीच स्थित है? मैगीनोट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। ऑर्डरनिस रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। उसके बाद 17वीं समांतर रेखा जो है ये उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। और 49वीं समांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है 49वीं समांतर रेखा। उसके बाद बोला जा रहा है नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है? तो तिथिक्रम देखना है। पहले यहाँ पर पहला दिया गया SLV-3 लॉन्च। SLV-3 के लॉन्च कब हुआ था? 2001 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। SLV-3 जो है ये 2001 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। और बांग्लादेश का बना था 1971 ईस्वी में बना था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? 1975 ईस्वी में बना था। पोखरण परीक्षण यानी परमाणु बम परीक्षण कब हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें हम लोग पहले देखना है पहले कौन सा हुआ है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा हुआ, इस तरह से देखना है। तो पहले कौन सा हुआ है? पहले बांग्लादेश बना है 1971 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पोखरण परीक्षण हुआ है 1974 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ है? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है 1975 ईस्वी में। उसके बाद हुआ है 2001 ईस्वी में SLV-3 लॉन्च किया गया था। अब देखिए यहाँ पर ये बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की राजधानी यानी कैपिटल कहाँ पे? ढाका है। और मुद्रा क्या है? टका है। और स्वतंत्रता दिवस, बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च को मनाया जाता है। 26 मार्च को मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का पुनर्गठन अधिनियम जो है 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू और कश्मीर लद्दाख ये सबको यूटी बनाया गया था। उसके बाद बोला जाए निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया के देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा जो है ये कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर कब होता है? 31 मार्च और 23 सितंबर को। 31 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। दिन और रात बराबर होता है। उसके बाद है चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। अब
अब हम लोग देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका। अब बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डायनोसियस आया था। और चीनी यात्री जो है हुएनसोंग है, इनकी पुस्तक का नाम की बात कर लें तो इनका पुस्तक का नाम है शियू की नाम है इनकी पुस्तक है। किसका पुस्तक है, हुएनसोंग कब आया था, 629 AD यानी 629 ईस्वी में आया था। और कितने वर्ष तक भारत में रहा था, 15 वर्ष तक भारत में रहा था। अब चीनी यात्री आने का क्रम हम लोग देख लेते हैं तो इसका ट्रिक याद रखना है, फसल है ये। क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा फाहियान, उसके बाद संयुगन, फिर हुएनसोंग, फिर इत्सिंग। मतलब पहले फाहियान आया, फिर संयुगन आया, फिर हुएनसोंग आया, फिर इत्सिंग आया। फाहियान संयुगन हुएनसोंग इत्सिंग, फाहियान संयुगन हुएनसोंग इत्सिंग, फाहियान संयुगन हुएनसोंग इत्सिंग, फाहियान संयुगन हुएनसोंग इत्सिंग। उसके बाद बोला जा रहा है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। और जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण ने 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना लाए थे। कब लाए थे, 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना लाए थे। कौन लाए थे, जयप्रकाश नारायण लाए थे। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। 1999 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसे, जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को 1999 ईस्वी में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया गया था पटना के गांधी मैदान में किया गया था 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। उसके बाद है कि विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम है। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम है। इसी को क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन भी कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम को। और विंग्स ऑफ फायर के लेखक भी कौन है, APJ अब्दुल कलाम है। इग्नाइटेड माइंड के भी लेखक कौन है, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, अरुंधति राय है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं अरुंधति राय है। उसके बाद है भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर स्थित है, सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलुज नदी पर स्थित है। और रंजीत सागर बांध कहाँ पे स्थित है, रावी नदी पर स्थित है। रंजीत सागर बांध जो है ये रावी नदी पर स्थित है। और दुल्हस्ती या सलाल परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है। दुल्हस्ती या सलाल परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है। और फरक्का परियोजना की बात कर लेते हैं तो ये गंगा नदी पर स्थित है। फरक्का परियोजना जो है ये गंगा नदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है, हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये हीरा नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये महानदी पर स्थित है। उसके बाद है कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। तो कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। और कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी जो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चंद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में जानकारी किसने दिया है, कौटिल्य। इसी का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त। चाणक्य इसी का नाम है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जो है अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में इनमें जानकारी दिया गया है। मौर्य काल की जानकारी इसमें दिया गया है। और एक पुस्तक था इंडिका के लेखक कौन थे, मेगास्थनीज। उसके बाद बोला जा रहा है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय जो है ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद।
जो है ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे और बेल्लूर मठ में इनका जानकारी दिया गया है। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। और वेद समाज के संस्थापक कौन थे? केशवचंद सेन। केशवचंद सेन जो है ये वेद समाज के संस्थापक थे। उनके बाद है मैगी नोट रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? तो मैगी नोट रेखा जो किन देशों के मध्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैगी नोट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। यूएसए और कनाडा के बीच कौन सा रेखा स्थित है? 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा जो है ये यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। और हिंडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। ऑर्डर्निस रेखा जो है ये भी जर्मनी और पोलैंड के बीच ही स्थित है। और उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच जो है ये 38वीं समांतर रेखा है। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच जो है ये 17वीं समांतर रेखा है। 17वीं समांतर रेखा। उसके बाद बोला जा रहा है कि सतलुज नदी का उद्गम है। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ पर है? चीन में है। सतलुज नदी का उद्गम जो है चीन में है। चीन में क्या है? तिब्बत में। चीन के तिब्बत में है। चीन में तिब्बत ही है। उसके बाद बोला जा रहा है सतलुज नदी जो निकलती है मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। सतलुज नदी जो है ये मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। सतलुज नदी के पास राकस ताल से निकलती है। उसका भाखड़ा नांगल परियोजना बांध जो है ये सतलुज नदी पर ही है। भाखड़ा नांगल परियोजना बांध जो है ये सतलुज नदी पर ही स्थित है। सतलुज नदी पर ही स्थित है। उसके बाद बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। कब किया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंगीकार किया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में लाल किले पर फहराया गया था। उसके बाद बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बीसन नारायण धर किए थे। बीसन नारायण धर किए थे। और राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है, जिनके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगान को गाने की अवधि क्या है? 52 सेकंड है। राष्ट्रगान को गाने की अवधि है 52 सेकंड। लेकिन अगर संक्षिप्त में हम लोग अगर गाएंगे तो 20 सेकंड है। और अपनाया कब गया था? हमारे संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। उसके बाद बोला जा रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। लेकिन और इन्होंने श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में सर्वोच्च तरक्की करवाया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को क्या कहा जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही कहा जाता है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। और राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। लेकिन हम लोग अगर बिहार की बात करते हैं, बिहार का राष्ट्रीय फूल क्या है? गेंदा है। बिहार का राष्ट्रीय पशु बिहार का राजकीय फूल क्या है? गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु है बैल है। बैल। उसके बाद बोला जा रहा है दुनिया का नवीनतम देश है। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र है, जो कि 2011 ईस्वी में बना है। दक्षिणी सूडान गणतंत्र जो है ये 2011 ईस्वी में बना है। दक्षिणी सूडान गणतंत्र जो है ये 2011 ईस्वी में बना है। और राजधानी इसकी कहाँ है? जुबा है। राजधानी है जुबा। जुबा। और दक्षिणी सूडान गणतंत्र जो कहाँ से अलग हुआ? ये सूडान से अलग हुआ है। दक्षिणी सूडान
गणतंत्र जो है ये सूडान से अलग हुआ है। सूडान की कैपिटल कहाँ थी, राजधानी कहाँ थी, खार्तूम थी, खार्तूम, खार्तूम। और हम लोग बात कर लेते हैं कि दक्षिणी सूडान गणतंत्र की राजधानी कहाँ है, जूबा है, जूबा। मिस्र की राजधानी कहाँ है, काहिरा है, मिस्र की राजधानी है काहिरा। सोमालिया की राजधानी कहाँ है, मेडागास्कर, सोमालिया की राजधानी है मेडागास्कर। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है, विक्टोरिया, सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी है, केन्या की राजधानी है नैरोबी। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, हरारे है, हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। उसके बाद बोला जा रहा है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है, अगर यदि बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बिहार। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश की बात कर लेते हैं, यह बिहार हो जाएगा। जो बिहार हो जाएगा 63.82%, 63.82% हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर यदि राज्य पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। और राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला यदि राज्य पूछा जाएगा तो ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या जनघनत्व राज्य हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद बोला जा रहा है अशोक, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस वक्त उस समय का नाम था, क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय नाम था पाटलिपुत्र हो जाएगा, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पहले देखिए चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा कौन था, अशोक था। और हम लोग बात कर लेते हैं सारनाथ स्तंभ किसने निर्माण किया था, अशोक ने निर्माण किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था, अशोक ने किया था, अशोक ने किया था। उसके बाद बोला जा रहा है ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है, किसे संबंधित है, ये बिहार से संबंधित है, बिहार से। और कौन थे, नीतीश कुमार। प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक सीएम कौन है, नीतीश कुमार है। जन्म कहाँ हुआ, बख्तियारपुर में हुआ है। और 2001 से 2004 तक भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। ये जो नीतीश कुमार है ये 2001 से 2004 तक भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। और नीतीश कुमार रेल मंत्री भी रह चुके हैं, नीतीश कुमार 2001 से 2004 तक। उसके बाद इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो बांग्लादेश जो है ये आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य कौन कौन सा है, देखिए पहले 10 हुआ करता था, अभी वर्तमान में 11 हो चुका है। पहले 10 हुआ करता था लेकिन वर्तमान में 11 हो चुका है। इसमें बात करते हैं पहला कौन सा हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई। और अभी एक और बना हुआ है 11वां जो है यह है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर जो है ये बना हुआ है नया 11वां। आसियान का सदस्य कौन बना हुआ है, ईस्ट तिमोर, ये नया भी बना हुआ है। और ये आसियान की स्थापना कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 ईस्वी में, 8 अगस्त 1967 ईस्वी में ये आसियान का स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ था, इंडोनेशिया के जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय था। आगे बोला जा रहा है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, तो कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार जो है यहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल की बात कर लेते हैं, हो जाएगा महाप्रयाण घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ पे है, महाप्रयाण घाट कहलाता है। और अन्य नाम क्या था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, अजात शत्रु, देश रत्न भी इसी को कहा जाता है। अजात शत्रु और देश रत्न भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब कहाँ पर हुआ था, पटना में हुआ था। 1666 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में जन्म हुआ था। और ये जो गुरु गोविंद सिंह जो है ये अंतिम गुरु थे। ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और खालसा पंथ यानी कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ही ने किया था। और गुरु गोविंद सिंह जो है ये अपने आप को सच्चा बादशाह या पातशाह कहा करते थे।
उसके बाद है बोला जा रहा है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किस विभाग के मंत्री थे। ये खाद्य एवं विभाग के मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। और रक्षा मंत्री कौन थे, ये बलदेव सिंह थे, बलदेव सिंह। और रेल मंत्री जो है अरुणा असफ अली थे। और श्रम मंत्री जो ये जगजीवन राम थे। ये तो बदले ही नहीं है, श्रम मंत्री जगजीवन राम ही हो जाएगा। और गृह मंत्री कौन थे, बहुत समय तक ये जगजीवन राम बने हुए थे। गृह मंत्री कौन थे, ये वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह मंत्री। और सूचना प्रसारण मंत्री भी कौन थे, ये वल्लभ भाई पटेल ही थे। और उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे, ये जॉन मथाई थे। उद्योग और आपूर्ति मंत्री जो है ये जॉन मथाई थे। उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे जॉन मथाई। उसके बाद है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड जो है ये इन्होंने वैश्विक तापमान के बढ़ते समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव वाला विश्व का पहला देश बना है। कौन है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है ये करेंट अफेयर है। बोला जा रहा है इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है, नीदरलैंड है। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है, नीदरलैंड है। और इच्छा मृत्यु अवैध कौन मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो ये इच्छा मृत्यु को अवैध मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है ये इच्छा मृत्यु को अवैध मानते हैं। और आईपीसी धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आईपीसी धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया। तो ये हो जाएगा चुनाव आयोग। भारत में 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। वर्तमान में कौन है वर्तमान चुनाव आयोग है राजीव कुमार। वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है, राजीव कुमार है। और उसके बाद भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बोला जा रहा है विश्व आर्थिक फोरम वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ है पर स्थित है। यह स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर है, यह स्विट्जरलैंड में है। दावोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना कब हुआ था, 1971 ईस्वी में हुआ था। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक की स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1971 ईस्वी में। और जेनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लांस एम श्वाब द्वारा, किसके द्वारा, जेनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लांस एम श्वाब के द्वारा किया गया था। उसके बाद बोला जा रहा है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वॉकर का प्रदान किया जाता है। तो ये हो जाएगा मुक्केबाजी के लिए। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वॉकर का प्रदान किया जाता है, तो ये हो जाएगा मुक्केबाजी के लिए। क्रिकेट में कौन कौन सा कप दिया है, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ये सब हो जाएगा मुक्केबाजी के लिए। फुटबॉल में हो जाएगा डेविस कप, संतोष कप, रॉबर्ट्स कप, मर्डेका कप, ये सब फुटबॉल के लिए। हॉकी में बात करते हैं, हॉकी में क्या हो जाएगा, आगाखा कप, बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब हो जाएगा हॉकी के लिए हो जाएगा। उसके बाद है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है। तो प्राचीन नगर तक्षशिला जो है किनके बीच में स्थित है, सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित है। सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। प्राचीन नगर तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। और सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट शानोख्यावाद
सिनकाबाद ग्लेशियर से निकलती है, सिनकाबाद ग्लेशियर से निकलती है। और सिंधु नदी समूह की बात करते हैं, सिंधु नदी समूह जो बनाता है, ये इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु नदी का सहायक नदियाँ की बात करते हैं जो भारत की ओर से मिलती है, ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और 2 गो जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मिलती है। उसके बाद बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। और आनंद मठ जो भारत का राष्ट्रीय गीत यहीं से लिया गया है, आनंद मठ से ही लिया गया भारत का राष्ट्रीय गीत है। उसके बाद बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में हुआ था, बिल्कुल सत्य है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में हुआ था, ये भी सत्य है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में, ये भी सत्य है। लेकिन कावेरी नदी का उद्गम स्थल ये आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ था, ये कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक के तालकवेरी में हुआ था। कावेरी नदी का उद्गम जो है ये कर्नाटक के तालकवेरी में हुआ था। उसके बाद बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक की बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। और लीला सैमसन जो है ये भारतनाट्यम यानी कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुकी है। कौन? लीला सैमसन। और स्वप्न सुंदरी जो है ये कुचिपुड़ी के ये शास्त्रीय गायक कौन हो जाएगा? स्वप्न सुंदरी। कुचिपुड़ी के गायक कौन हो जाएगा? स्वप्न सुंदरी। स्वप्न सुंदरी। आगे है कोलंबो से अल्मोड़ा तक। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्या निम्नलिखित में से किनके अनुभवों पर आधारित है? ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग। कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग। कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का नाम है कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग। आगे देख लेते हैं। आगे बोला जा रहा है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो ये होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री जो है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में कौन हो जाएगा? वर्तमान हो जाएगा श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो जाएंगे। और योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? ये भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग योजना आयोग की चीज़ है, दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी प्रधानमंत्री होते हैं। पुरातत्व विभाग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति कब हुआ था? 1966 से 1967 ईस्वी में हुआ था। 66 से 67 में हुआ था। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ये नोबेल विजेता अमेरिकी हैं। और विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को कहा जाता है। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं। अमेरिका के ये नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ये हरित क्रांति के विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। उसके बाद श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्री कुमार बनर्जी जो है ये परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। श्री कुमार बनर्जी जो है ये परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ है। कमलेश नीलकंठ वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ है। कमलेश नीलकंठ। उसके बाद बोला जा रहा है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये भी हैदराबाद में ही है। मुंबई में क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल कहाँ पे? मुंबई में है। केंद्रीय जमुना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? केंद्रीय जमुना अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, ये चेन्नई में है। केंद्रीय जमुना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला जो है ये पुणे में है, पुणे में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हैं, ये हो जाएगा लिएंडर पेरेस हो जाएगा। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा लिएंडर पेरेस हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी नहीं जाता किसे? लिएंडर पेरेस को। लिएंडर पेरेस को जो है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बोला जा रहा है लव निम्नलिखित में से किन खेल से संबंधित है? लव जो है ये टेनिस से संबंधित है। बोला जा रहा है लव निम्नलिखित में से किन खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। लव जो है ये टेनिस से संबंधित है। और पोलो भी कौन कौन सा? पोलो में क्या हो जाएगा? बेकर, चाकर, चुक्का, बंडर, ये सब क्या हो जाएगा? ये पोलो से संबंधित है। बेसबॉल से क्या हो जाएगा? डायमंड, होम, बेस पेन, ये सब हो जाएगा, ये बेसबॉल से है। बिलियर्ड से क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, कैंसा हो जाएगा, हेडर हो जाएगा। और क्रिकेट से कौन है? LBW हो जाएगा, पंपी की हो जाएगा, स्टोक हो जाएगा, हुक हो जाएगा, गुगली, थर्ड मैन हो जाएगा। ये सब किससे हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए 46 नंबर में ये क्या है? करंट अफेयर है। अब हम लोग 47 नंबर में देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ पे स्थित है? मैसूर में स्थित है। वृंदावन गार्डन जो है ये मैसूर में स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ पे स्थित है? मैसूर में स्थित है। और मथुरा में यूपी वृंदावन, ये जो वृंदावन कहाँ पे है? वृंदावन की बात करते हैं मथुरा में, मथुरा के यूपी में, लेकिन वृंदावन गार्डन की बात करेंगे तभी मैसूर में हो जाएगा। कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है वृंदावन और वृंदावन गार्डन। वृंदावन कहाँ पे? वृंदावन है मथुरा में, लेकिन वृंदावन गार्डन की बात करेंगे तो ये मैसूर में है। बोला जा रहा है श्रीरंगपट्टनम कहाँ है? ये मैसूर कर्नाटक में है। और धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, HP हिमाचल प्रदेश। व्यास कुंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के मनाली में है। मिंग झील कहाँ पे? मिंग झील ये हिमाचल प्रदेश के मनाली में है। नवग्रह महल कहाँ पे है? ओडिशा में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है। कोणार्क ओडिशा में है सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क के ओडिशा में स्थित है। उसके बाद बोला जा रहा है उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। ये हो जाएगा बिहार से। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। ये बिहार से हो जाएगा, बिहार से। और पहला कौन बने थे? इसमें बने थे ललित नारायण मिश्र बने थे, जॉर्ज फर्नांडिस बने थे, रामविलास पासवान बन चुके हैं, नीतीश कुमार बन चुके हैं, लालू यादव बन चुके हैं। उसका भारत में रेलवे मंत्री की बात करते हैं, प्रथम कौन है? जॉन मथाई हैं। और वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैष्णव है, राजस्थान में से है। अश्विनी वैष्णव कहाँ से है? राजस्थान से है। जो कि आगे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी है? कौन सा टेनिस खिलाड़ी है? तो ग्रेग जॉन्स जो है ये टेनिस खिलाड़ी हैं। ग्रेग जॉन्स जो है ये टेनिस खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर ये जो है ये करंट अफेयर है। यहाँ से मैं था यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? ये हो जाएगा H5N1। H5N1 जो है ये बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, एवियन फ्लू वायरस। और WHO के अनुसार इससे मृत्यु दर की बात करते हैं H5N1 से, तो ये 60% यानी 60% है। और मनुष्य को संक्रमित कर सकता है। ये जो है मनुष्य को भी संक्रमित कर सकता है, पक्षियों को भी संक्रमित कर सकता है। उसका बोला जा रहा है मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है, ये हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल हो जाएगा। सिम कार्ड का अर्थ क्या हो जाएगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल हो जाएगा। अब रैम की बात कर लेते हैं। रैम क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रोम की बात करते हैं तो रोम
रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। वायरस की बात करते हैं तो विटल इन्फॉर्मेशन सिक्योर अंडर स्टेज हो जाएगा। और आईपी का हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। पीएनजी क्या हो जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात में आकाश में सबसे अधिक चमकता है, तो ये हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र हो जाएगा, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र हो जाएगा। भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा भी शुक्र, पृथ्वी की बहन भी शुक्र, पृथ्वी की भगनी शुक्र। और सबसे नज़दीकी ग्रह की बात करते हैं सब शुक्र ही हो जाएगा। सौरमंडल का छठा बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, सौंदर्य का देवता, ये सब शुक्र ही हो जाएगा। और बृहस्पति जो है ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति जगह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। और शनि जो है इसका घनत्व सबसे कम होता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, बोला जाए समुद्रीय शीतल पवन बहती है। समुद्रीय शीतल पवन की बात कर लेते हैं। समुद्रीय शीतल पवन जो है ये रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। समुद्रीय शीतल पवन जो है ये बहती है रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर। रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर बहती है समुद्रीय शीतल पवन। समुद्रीय शीतल पवन जो है रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। बोला जा रहा है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, ये हो जाएगा सुस्त हो जाएगी। यदि वस्तु एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार अपनी गति दोहराती है, वस्तु के आवर्त गति कहलाती है। एक कंपन या दोलन पूरा करने में लगा समय अवधि क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। और एक आवर्ती बराबर बात करते हैं तो एक सेकंड में कंपनों की संख्या हो जाएगा। आवृत्ति बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/, आवर्त काल हो जाएगा यानी 1/t यानी कि सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। और इसका ऐसा मतलब है कि आवृत्ति का हर्ट्ज भी होता है। और सरल लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2π और √t/g, 2π√t/g हो जाएगा। इसके बाद बोला जा रहा है कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे, तो ये हो जाएगा केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग हो जाएगा। केवल तरंगदैर्घ्य और वेग हो जाएगा। और आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती यानी फ्रीक्वेंसी जो कभी भी चेंज नहीं होती। यहाँ पे आवृत्ति है इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ भी आवृत्ति ये गलत हो गया, ये भी आवृत्ति की वजह से गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे ये केवल तरंगदैर्घ्य और वेग जो है ये बदलती है, ये हो जाएगा आंसर। इसका बोला जा रहा है प्रकाश की तरंगे के एक मध्य से दूसरे मध्य में जाने पर आवृत्ति अप्रभावित रहती है। दूसरा इसमें पॉइंट बोला जा रहा है प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी चाल एवं तरंगदैर्घ्य क्या होती है, घट जाती है। बोला जाए सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम जबकि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है लेकिन विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है। इसका बोला जा रहा है एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का औसत वेग होगा। तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे औसत वेग बराबर फॉर्मूला होता है यानी औसत 4 बराबर होता है क्या, कुल दूरी बटे कुल समय, ये तो होता है औसत वेग बराबर। लेकिन एक और फॉर्मूला आता है औसत 4 बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई, 2xy प्लस x बटे वाई। अब यहाँ पे x को v1 को x मान लेते हैं, v2 को y मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा इस फॉर्मूला के अनुसार। उसके बाद बोला जा रहा है कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतराणु परमाणु की दूरी परिमाण की कोटि समान होती है। और इसका उपयोग जो शल्य क्रिया में किया जाता है, बोन एक्सरे में किया जाता है, सीटी स्कैन में किया जाता है, रेडियोग्राफी में किया जाता है, धातुओं की शुद्धता का पता लगाने में किया जाता है। और एक्स किरणों का खोज उसने किया था, रेंटोजन ने किया था। एक्स किरणों का खोज जो है ये रेंटोजन ने किया था, रेंटोजन ने एक्स किरणों का खोज उसने किया था, रेंटोजन ने किया था। उसका बोला जा रहा है मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ये कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक और उल्टा बनता है। और मनुष्य का नेत्र जो है ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। मनुष्य का नेत्र जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, पर्दे की भांति भी कार्य करता है।
और यह छड़ रड तथा शंकु से बना होता है। और नेत्र रंग आइरिस पर निर्भर करता है। नेत्र रंग जो है ये किस पर निर्भर करता है, बात करते हैं तो ये आइरिस पर निर्भर करता है। नेत्र रंग जो ये आइरिस पर निर्भर करता है। अब आगे है सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या उद्देश्य है, तो सेटिंग की दर को मंदित करना। सेटिंग की दर को मंदित करना है। सेटिंग की दर को मंदित करना। सीमेंट कैल्शियम एल्युमिनियम तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। सीमेंट जो है ये कैल्शियम एल्युमिनियम तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। सीमेंट जो है ये कैल्शियम एल्युमिनियम तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। और सीमेंट में चूने को दिए गए मात्रा अधिक होने पर इसमें क्या हो जाता है, दरार पड़ जाता है। अगर यदि सीमेंट में अगर यदि चूने की मात्रा को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें दरार पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर यदि एलुमिना की अगर अधिकता हो जाएगी, एलुमिना की मात्रा अगर बढ़ा दिया जाएगा तो तुरंत जम जाएगा। लेकिन इसमें दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब सीमेंट के घटक की बात करते हैं, CO यानी चूना हो जाएगा 60 से 65%। SiO2 यानी सिलिका हो जाएगा 20 से 25%। Al2O3 एल्युमिना कितना हो जाएगा 5 से 7% हो जाएगा। Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड कितना हो जाएगा 2 से 3% हो जाएगा। 2 से 3% हो जाएगा। MgO होता है इसमें, जिप्सम होता है, ये सब पाया जाता है इसमें। उसके बाद है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। CH4 यानी 83% मीथेन पाया जाता है। अब इसमें है इथेन कितना है, 16% पाया जाता है। अब इसमें बात कर लेते हैं, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन को क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। और प्रमुख गैसीय ईंधन एवं मुख्य अवयव अगर यदि बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा LP जो है नॉर्मल ब्यूटेन यानी आइसोब्यूटेन कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस की बात क्या की जाए तो CO+N2 हो जाएगा। CNG जो है इसमें CH4 पाया जाता है। जल गैस जो है ये CO+H2 हो जाएगा। बायो गैस की बात करते हैं CH4+CO2 हो जाएगा। CH4+CO2 हो जाएगा। इसके बाद ये सब मैथ है यहाँ पे। उसके बाद है सब मैथ वगैरह है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम सहायक होता है। पौधों में क्लोरोफिल को बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, मैग्नीशियम तत्व सहायक होता है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम आयन क्या करता है, फोटोन की ऊर्जा को अवशोषण को प्रेरित करता है। ये फोटोन की ऊर्जा के अवशोषण को ये प्रेरित करता है। अब आगे की हम लोग बात कर लेते हैं कि बोला जा रहा है वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, ये हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। और इसमें बात कर लेते हैं -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर समान रीडिंग दर्शाता है। ये समान रीडिंग दर्शाता है ये। अब यहाँ पर ये मैथ रीजनिंग वगैरह आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं 72 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, ये हो जाएगा भारी जल। भारी जल निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, भारी जल जो है ये मंदक का काम करता है। ओजोन O3 पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। ऑक्सीकारक की भांति जो है ये कार्य करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद की बात कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो है कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो है कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का अगर यदि हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं तो CO2 + 12 H2O सूर्य प्रकाश बट्टे क्लोरोफिल हो जाएगा। C6H12O6 हो जाएगा। 6O2 + 6 H2O हो जाएगा। और जल जो है H2 प्राप्त होता है, जल से H2 प्राप्त होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रहणा में और प्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया जो घराना में होता है और प्रकाशिक क्रिया जो है स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा में होता है। यहाँ पे मैथ है। बोला जा रहा है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, एम्फेसेमा है। एम्फेसेमा। उसके बाद बोला जा रहा है इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन जो है ये
पेनक्रियाज या अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। पेनक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। मिश्रित ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। पेनक्रियाज यानी अग्नाशय को क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि। इसके सेल वाल इसके अल्फा सेल की बात कर लेते हैं। ग्लूकोन हार्मोन स्रावित करता है। ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करता है ये। पेनक्रियाज या अग्नाशय की बात करते हैं। पीयूष ग्रंथि द्वारा जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। तो मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां जो ये हो जाएगा फिबुला या टिबिया। फिबुला या टिबिया हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां जो है ये फिबुला या टिबिया है। फिबुला या टिबिया हो जाएगा। फिबुला या टिबिया। फिबुला या टिबिया हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है बोला जा रहा है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतुंधी होता है। रतुंधी एवं ये जो विटामिन ए की बात कर लेते हैं। विटामिन ए के स्रोत क्या हो जाएगा? गाजर एवं हरे पत्तेदार सब्जियां हो जाएगा। गाजर एवं हरे पत्तेदार सब्जियां जो है ये इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की खोज किसने किया था? हॉफमेस्टर ने किया था। जबकि इसका नामकरण किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन ए का नामकरण किसने किया था? फंक ने किया था। और हम लोग बात कर लेते हैं जल में घुलनशील कौन कौन सा हो जाएगा? विटामिन बी सी। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। लेकिन वसा में घुलनशील की बात करते हैं तो कीड़ा हो जाएगा के ई डी ए जो है वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। रेटिनॉल। और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 45 से 60 ग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। बोला जा रहा है वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा दाब प्रवणता से। वायु का वेग जो है ये दाब प्रवणता से संबंधित है। वायु का वेग किससे संबंधित है? दाब प्रवणता से संबंधित है। इसे बोला जाए यदि आंतरिक दबाव निम्न बाह्य दाब उच्च हो तो वायु की गति बाहर से अंदर की ओर होता है और इसे क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है। और दाब प्रवणता की बात करते हैं। इसके कारण चक्रवात एवं प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और वायु की गति का मापक क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर हो जाएगा। वायु की गति का मापक क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर हो जाएगा। वायु की गति की दिशा का मापक क्या हो जाएगा? विंड मिल हो जाएगा। विंड मिल हो जाएगा। विंड मिल। विंड मिल। अब बोला जा रहा है यदि आंतरिक दबाव उच्च हो तो बाह्य दबाव निम्न हो तो वायु गति अंदर से बाहर की ओर होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रति चक्रवात कहा जाता है। इसे बोला जा रहा है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर में जो है ये अधिवृक्क के द्वारा ये रक्तचाप जो है नियंत्रित होता है। अधिवृक्क के द्वारा। और थाइमस जो है हृदय के सामने होता है। थाइमस जो है ये हृदय के सामने होता है। और एड्रिनल ग्रंथि की बात करते हैं। एस 4S या 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। 4S या 3F ग्रंथि भी कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि को। एड्रिनल ग्रंथियाँ वृक्कों के ऊपर स्थित होती है। एड्रिनल ग्रंथियाँ जो वृक्कों के ऊपर स्थित होती हैं। थायराइड ग्रंथि इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि की बात कर लेते हैं। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये स्रावित होता है। उसके बाद बोला जा रहा है कंप्यूटर में वायरस होता है। कंप्यूटर में वायरस की बात कर लेते हैं। ये प्रोग्राम से होता है। कंप्यूटर में वायरस जो ये होता है ये प्रोग्राम से होता है। ये मर्लिशियस प्रोग्राम है। अब हम लोग कंप्यूटर वायरस की बात कर लेते हैं। ये क्रिस्टोलॉकर हो जाएगा। आई लिव यू ये भी क्या है? एक वायरस भी है। माई डूमर क्या है? ये भी एक वायरस है। स्टॉर्म वर्म ये भी। और स्टेलेमर और ये हो जाएगा स्कटसेन ये सब क्या हो जाएगा? ये सब वायरस ही हो जाएगा। और पहला कंप्यूटर वायरस की बात कर लेते हैं। ये क्रीपर हो जाएगा। पहला कंप्यूटर वायरस है क्रीपर है। ये ARPANET पर खोजा गया था। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अधातुएं समानतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अधातुएं समानतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें शिथिलता बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है? शिथिलता बंद जो है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन के अप्रूप की बात कर लेते हैं। कार्बन के अप्रूप में रवादार हीरा रवादार की बात करते हैं, हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा, फ्लोरीन और ग्रेफीन हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं बेरवादार की बात कर लेते हैं, तो ये कोयला, कोक, चारकोल, ये सब क्या हो जाएगा, बेरवादार हो जाएगा। और हम लोग बात करें तो ये कार्बन का रवादार अपरूप है। ये जो ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का रवादार अपरूप है और ये अष्टफलकीय संरचना का होता है। sp2 संकरण होता है। इसका उपयोग पेंसिल में इलेक्ट्रोड के निर्माण में किया जाता है। इलेक्ट्रोड के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद बोला जा रहा है वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस की बात कर लेते हैं, ये नाइट्रोजन हो जाएगा। इसका खोज किसने किया था, डेनियल रदरफोर्ड, स्कॉटलैंड, ये 1773 ईस्वी में किया गया था। 78% ये नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, 21% पाया जाता है वातावरण में। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, 21% पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। और हम लोग बात कर लेते हैं अन्य गैस कितना पाया जाता है, यानी आर्गन 1% जो है अन्य गैस पाया जाता है। कौन कौन सा इसमें पाया जाता है, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जल वाष्प हो गया, ये सब लगभग मिलाकर के 1% पाया जाता है। 1% पाया जाता है। अब जो है इसमें रीजनिंग और मैथ ही है, जीके जी सब नहीं है इसमें कहीं भी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।